हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वी मेट अगेन। हम दोबारा मिले हैं मेरे साथ अनअकैडमी पर के चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी। स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ रोज जुड़ चुके हैं अनअकैडमी पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर नीतू भावनानी। पिछले 7 सालों से नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूं और बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूं। अब अनअकैडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन गया है, उसके चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी पर नीट बायोलॉजी पढ़ाते हुए मिलूंगी। मेरे साथ जुड़ना है तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी के साथ जुड़ना रहेगा। उसके लिए आपको अपने फोन के प्ले स्टोर में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स? अपने फोन के प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप उस ऐप को इंस्टॉल करेंगे अपने फोन में, आप बहुत सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। आप नीट यूजी के एस्पिरेंट हैं, ठीक है, तो आपको क्या है, नीट यूजी के कोर्स पर क्लिक करना है और उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन है। आपको लाइव सेशंस मिलेंगे, 30 घंटे से ज्यादा लाइव सेशंस हैं। उसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज 63 से ज्यादा एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। मेरे साथ और भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, सारे हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं और सब आपको बेस्ट और बेहतर ही देंगे अनअकैडमी पर। इज इट क्लियर? तो इंस्टॉल करने के बाद जब आप उस नीट यूजी के कोर्स पे सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो आपके लिए सब्सक्रिप्शन कौन सा वाला बेस्ट है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। आप जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, टेस्ट लिए जाएंगे, क्विजेस खिलाए जाएंगे, बहुत मजा आएगा स्टूडेंट, एंड अनलिमिटेड एसेस। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन करना है। एक सब्सक्रिप्शन से आप रिकॉर्डेड कोर्सेज देख सकते हैं, लाइव कोर्सेज जो भी चाहे आप अनअकैडमी पर घर पे बैठ के किसी भी डिवाइस से विद फुल कंफर्ट किसी भी टाइम पे किसी भी जगह पे आप देख सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? अब अगर सब्सक्रिप्शन की बात आती है, सब्सक्रिप्शन में सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन है नीट यूजी के लिए 1 ईयर, और उससे भी ज्यादा बेस्ट है 2 ईयर। क्या बोला मैंने? 1 ईयर या फिर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है। आप मेरा कोड MB10 यूज करिए, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगेन नीट यूजी का 1 ईयर या फिर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन बेस्ट है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो नीट यूजी की तैयारी है वो पूरा टाइम मांगती है, पूरा 1 साल या 2 साल का टाइम मांगती है। ऐसा नहीं कुछ महीने में हो गई, कुछ दिन में गई। तो आप भी बच्चों बेहतर समझ सकते हो, तो एक एजुकेटर के नाते मैं आपको बेस्ट ही बताऊंगी कि नीट यूजी के लिए 1 ईयर या फिर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। आप लीजिए, मेरा कोड यूज करिए, आपको कभी भी निराशा महसूस नहीं होगी। मैं हूं, आपको किसी और एजुकेटर से पढ़ना है, एक सब्सक्रिप्शन से आप जिससे चाहे उससे पढ़ सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, अब हम लोगों ने क्या किया था, एनसीईआरटी मगध सीरीज स्टार्ट की है। एनसीईआरटी मगध सीरीज में मैं एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ा रही हूँ। पहले हम थ्योरी ले लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये एक तरीके का एक दिन का एक चैप्टर है जिसका नाम है एनसीईआरटी मगध सीरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नीट यूजी से रिलेटेड है ये क्लास, ये मैंने नहीं लिखी थी, क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूं। पहला टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अगेन देखिए, ऑन एन एवरेज क्वेश्चन 2 से 3 आएंगे। एवरेज का मतलब क्या होता है? एक भी आ सकता है, दो भी। ये पिछले सालों का एवरेज निकाला है, ठीक है। तो एनसीईआरटी मगध सीरीज में मैंने आपको टेलीग्राम पे बता दिया था, एंड मैंने अपना चैनल लिंक शेयर कर दिया है। पता नहीं क्यों बच्चे नहीं देख पा रहे, उसको नहीं समझ पा रहे, मैं दोबारा कर दूंगी। क्लास 11th की चैप्टर सुबह 9 बजे आ रहा है और क्लास 12th का टॉपिक शाम को 8 बजे आ रहा है। तो क्लास 11th का एक टॉपिक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मैंने करवा दिया है। अब क्लास 12th का मैं उठा रही हूं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो कंटेंट्स में क्या देखना है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, रिप्रोडक्शन क्यों किया जाता है, किस लिए जरूरी है। उसके बाद मोड्स, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है स्टूडेंट्स, देखो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, मैंने लिखा सब कुछ है, मैं एक एक चीज बताती हूं। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जैसे यहां पर पर्सन की बर्थ हुई और फिर उसकी नेचुरल डेथ हो गई, अचानक डेथ नहीं हुई, तो आपने इसको कहा
लाइफ स्पैन। क्या कहा स्टूडेंट्स? लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब होता है जीवन काल। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ द पर्सन इज इट्स लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर गिवन। गेटिंग माई पॉइंट? देखो यहां पर हम लोगों ने लाइफ स्पैन के बारे में बात की है। लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है? आप कितना टाइम आपने निकाला है। बर्थ से डेथ के बीच में जो भी टाइम होता है वो हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। देखो लाइफ स्पैन एक डे से वीक तक, मंथ एंड ईयर तक वेरी करता है। गेटिंग माई पॉइंट? यहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं, उनका लाइफ स्पैन बताया है। जैसे अगर मैं मे फ्लाई कंसीडर करूं, मे फ्लाई का लाइफ स्पैन सिर्फ एक दिन होता है। वो सुबह पैदा होती है, दिन में रिप्रोड्यूस करती है और रात में मर जाती है। मतलब किसी बंदे को अगर रिप्रोड्यूस करना है तो वो उसके लाइफ स्पैन में ही कर सकता है। देखो अगर लाइफ स्पैन की बात करूं तो जैसे क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स है, ठीक है। पैरेट का कितना है? 140 ईयर। क्रो का 15, बटरफ्लाई का 1 to 2 ईयर, डॉग का भी आप मान लीजिए 16 ईयर्स होता है। गेटिंग माई पॉइंट? टॉर्टोइस का 100 to 150 ईयर्स, बैनियन ट्री का 200 ईयर्स होता है। तो हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन अलग अलग है, ठीक है। देखो लाइफ स्पैन से हमें यह पता चलता है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा लाइफ स्पैन होता है। गेटिंग माई पॉइंट? जो भी लाइफ स्पैन है, जो भी बर्थ से डेथ के बीच में एक्सट्रीमिटी है, उसी के बीच में लाइफ सरवाइव करती है, ठीक है। फिजियोलॉजी करती है और उसी ही फिजियोलॉजी में रिप्रोडक्शन करती है। गेटिंग माई पॉइंट? अब लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरीली रिलेटेड विद देयर साइजेस। चींटी की साइज कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटे साइज की है तो वो छोटा जिएगी, या फिर वो बड़े साइज का है हाथी तो बड़ा जिएगा। लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म के साइज पे कतई भी डिपेंड नहीं करती है, इस पे क्वेश्चन आया है। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? Now the size of crows and parrots are not very different. They show a wide difference in their life span. क्रो और पैरेट लगभग एक साइज के हैं पर उनका लाइफ स्पैन अलग है। दैट मीन्स लाइफ स्पैन साइज पे डिपेंड नहीं करता। लाइफ स्पैन नॉट डिपेंड्स on size of an organism. Getting my point? Not depends on the size of the organism. अब देखो हम कह रहे हैं कि इस लाइफ स्पैन में रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन मतलब अपने ही जैसा एक और प्रोड्यूस करना। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हम कहें तो नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। अमीबा को जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उसको इमॉर्टल कहते हैं। देखो इमॉर्टल का मतलब क्या होता है कि जो भी पैदा हुआ उसको एक ना एक दिन मरना है। तो यहां पर क्यों नहीं कहा गया है कि नेचुरल डेथ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में? देखो अमीबा की डेथ जरूर होगी लेकिन वो अपने जैसे इतने अमीबा क्रिएट कर रहा है बिल्कुल क्लोन की तरह, तो उस हिसाब से उस अमीबा को क्या बोला? इमॉर्टल बोला। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो reproduction is defined as a biological procedure. Biological procedure मतलब proceeded by living organism. ये पेन एक नॉन लिविंग है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, अपने जैसा एक और नहीं बना सकती। प्रोसीडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म बनाना, मतलब अगर ये एक पेरेंट है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो अपने जैसा एक और बनाने को क्या बोलेंगे? ऑफस्प्रिंग।
और इसी के बिहाफ पर हम लोग कहते हैं कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। omnes cellula a cellula, मॉडर्न सेल थ्योरी बाय रुडोल्फ विर्चॉय। ठीक है, अब ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, बड़ा होगा, मैच्योर होगा, मतलब उसका स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें फंक्शन आएगा और वो भी एक न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है। तो जो रिप्रोडक्शन एक प्रोसीजर है, नॉट असेंशियल फॉर सर्वाइवल। अगर अपने लाइफ स्पैन में कोई रिप्रोड्यूस नहीं करे, ठीक है, ऑफस्प्रिंग नहीं बनाए, बच्चे नहीं पैदा करे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी इस वजह से डेथ हो जाए क्योंकि तुमने रिप्रोडक्शन नहीं किया। ठीक है, नॉट असेंशियल फॉर सर्वाइवल। ये सिर्फ स्पीशीज को, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रोसीजर है। तो बर्थ की, ग्रोथ की, डेथ की एक पूरी साइकिल है और रिप्रोडक्शन अलाउ करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। अपने जेनेटिक मटेरियल को जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी है, सिर्फ इसके लिए। अब रिप्रोडक्शन होता है तो डाइवर्सिटी आती है। क्योंकि देखो, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें कि कोई ऑफस्प्रिंग को ले लो, उसमें कुछ वो कैरेक्टर्स पापा से मिल रहे हैं, कुछ मम्मी से मिल रहे हैं, लेकिन अपने भी खुद इंडिविजुअल न्यू कैरेक्टर्स होते हैं। तो न्यू कैरेक्टर्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ ऑर्गेनिज्म किस हैबिटेट में रह रहा है, उसका बॉडी का क्या स्ट्रक्चर है, यूनिसेल्यूलर है, मल्टी सेल्यूलर है, उसकी क्या फिजियोलॉजी है, ये काफी सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? बेस्ड ऑन वेदर। अब मुझे एक बात बताओ, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बनाएंगे, तो उनके नंबर पे अगर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है तो यूनिपेरेंटल, दो कर रहे हैं तो बाईपेरेंटल। यूनिपेरेंटल, अब एक पेरेंट कर रहा है तो कॉमन सेंस की बात है रिप्रोडक्शन सिंपलर होगा। ठीक है, और अगर दो पेरेंट्स कर रहे हैं बाई पेरेंटल, तो ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। गेटिंग माई पॉइंट? इस सिचुएशन में जो सिंगल पेरेंट है उसकी बॉडी में ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है कि आप सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करो, सेक्स ऑर्गन्स आएंगे तो गैमीट आएंगे। नो सेक्स ऑर्गन्स, नो गैमीट्स। यहां पर जो दो ऑर्गेनिज्म है वो है मेल या फिर फीमेल, तो ये भी गैमीट बना रहे हैं। मतलब मेल की बॉडी के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे जो मेल गैमीट बनाएंगे, और फीमेल की बॉडी के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे जो फीमेल गैमीट बनाएंगे, गैमीट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल है, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म, एक पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहा है अपने जैसा ही एक और ऑफस्प्रिंग बनाने में। ठीक है, तो जो भी देखो यहां पर यूनिपेरेंटल है, नो गैमीट फॉर्मेशन, मतलब अगर एक पेरेंट को ऑफस्प्रिंग बनाना है तो डेफिनेटली उसको टूटना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये प्रोसीजर सेल डिविजन से रिलेटेड है। ठीक है, सो नो गैमीट फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, मैंने एनसीईआरटी मगअप चल रहा है, एक एक लाइन एनसीईआरटी की, तो जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं फटाफट ज्वाइन करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो गैमीट नहीं बन रहा है तो जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा वो बिल्कुल पेरेंट का क्लोन बनेगा, क्योंकि जो भी पेरेंट में था वो दे दिया ऑफस्प्रिंग को। किससे होगा? सेल डिवीजन। आपको पता है सेल डिवीजन किससे होता है? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस से। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ऑफस्प्रिंग जो बिल्कुल पेरेंट के आइडेंटिकल है उसका क्लोन है। ठीक है, अब देखो हम लोग कह रहे हैं कि क्लोन का मतलब क्या है
दिखने में भी बिल्कुल पेरेंट की तरह है और जेनेटिक मटेरियल भी बिल्कुल पेरेंट की तरह है, मतलब मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब देखो सेल डिवीजन किस किस से हो रहा है। अगर हम लोग फिजन की बात करें, दिस इज बाइनरी मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो अमीबा एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा और किससे होगा, सेल डिवीजन से। ठीक है, यहां पर ये हो रहा है कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवीजन, यहां पर हो रहा है साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और 2 डॉटर सेल्स बन गए आइडेंटिकल और क्लोन ऑफ पेरेंट अमीबा। गेटिंग माय पॉइंट। अगर हाइड्रा में बात करें, ठीक है, ये देखो, अगर हम लोग हाइड्रा में बात करें या ईस्ट में बात करें, तो बड क्या होती है, एक प्रोट्यूबरेंस। बड का मतलब क्या होता है, प्रोट्यूबरेंस, एक प्रोजेक्शन। ठीक है, दिस इज बड। गेटिंग माय पॉइंट। अब इसकी ये जो बॉडी है, इस पर ऐसे आउटवर्ड प्रोजेक्शन आ गया, आउटवर्ड प्रोजेक्शन आ गया। यहां पर जो न्यूक्लियस था, ठीक है, यहां पर जो न्यूक्लियस था वो क्या है, डिवाइड कर गया। ये जो न्यूक्लियस था, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, इसने क्या किया, डिवाइड किया। कैरियोकाइनेसिस कराना सिंगल ऑर्गेनिज्म है। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ही कोर है, एक बेसिस है, माइटोटिक डिवीजन ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। पूरा का पूरा पेरेंट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो जाता है, टूट जाता है, उसके अंदर जो भी है उसके ऑफस्प्रिंग को मिल जाता है। तो न्यूक्लियस क्या है, इसमें चला गया, फिर कुछ साइटोप्लाज्म का हिस्सा भी आ गया। अब ये डेवलप करेगी, ये इसको नरिशमेंट दे रहा है, ये पेरेंट है, और ये कुछ टाइम बाद डिटैच हो जाएगी, तो ऑफस्प्रिंग। गेटिंग माई पॉइंट। इस पूरे बर्ड से बिल्कुल आइडेंटिकल पेरेंट ईस्ट बन जाएगा। नाउ लेट अस सी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या वाइड स्प्रेड होता है। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होते हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटिस्ट हो गए, मोनेरंस, द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस एंड गिव राइज टू 2 और मोर न्यू इंडिविजुअल्स। अगर हम लोग, तो ये देखो, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो उसका कोर बेसिस क्या है, सेल डिवीजन। जैसे ये एक सेल है, ठीक है, यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म, इसके पास एक ही बेसिस है, सेल डिवीजन, डिवाइड करेगा, कैरियोकाइनेसिस करेगा, साइटोकाइनेसिस करेगा और बिल्कुल आइडेंटिकल 2 इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग्स बना लेगा, डॉटर सेल्स। गेटिंग माय पॉइंट। तो आप खुद सोचो, एक डिवीजन से 2 प्रोडक्ट तो मिलेंगे। माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, आपको 1 से 2 सेल्स मिल रहे हैं और बिल्कुल इक्वेशनल डिवीजन है। ठीक है, आप अभी देखोगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास माइटोटिक डिवीजन के साथ साथ मियोटिक डिवीजन भी हो रहा है, पर एसेक्सुअल में सिर्फ और सिर्फ माइटोटिक डिवीजन ही देखने को मिलेगा। जो भी पेरेंट में है ऐसा का ऐसा ही दे दो, क्योंकि मियोटिक में तो रिडक्शनल है, अब आप इसमें क्या रिड्यूस करोगे। ठीक है, स्पोर से भी जनरेशन होता है। देखो, many single celled organism reproduce by binary fission.
मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, जिसमें उनकी बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। एग्जाम्पल में अमीबा आ गया, पैरामीशियम आएगा। इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ईस्ट द डिविजन इज इनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर अराइज। ईस्ट की बॉडी के ऊपर एक बर्ड भी आ सकती है और मल्टीपल बर्ड्स भी आ सकती है। मतलब एक ईस्ट एक बार में एक ईस्ट भी बना सकती है और एक पेरेंट ईस्ट एक बार में बहुत सारी ईस्ट भी बना सकती है। गेटिंग माय पॉइंट? आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स? एक मिनट। नाउ वो बर्ड रिमेन अटैच रहेगी और उसके बाद क्या हो जाएगी? डिटैच हो जाएगी। कभी कभार अमीबा पे पास अनफेवरेबल कंडीशंस होती है। चलो ये तो आपका वेजिटेबल। अमीबा के पास क्या होती है? अनफेवरेबल कंडीशंस होती है। अनफेवरेबल कंडीशंस है। अनफेवरेबल कंडीशंस में आपको, अनफेवरेबल का मतलब क्या है? बाहर बहुत ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन है, बाहर बहुत ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन है। तो अमीबा क्या करता है? ये देखो, ये क्या बन गया? सिस्ट बन गया। अमीबा अगर फेवरेबल कंडीशन में है तो बाइनरी फिजन से कर रहा है, अगर अनफेवरेबल कंडीशन में है तो बताओ, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है अमीबा के पास तो क्या करेगा? वो बाइनरी फिजन से नहीं करेगा, मल्टीपल फिजन से करेगा। ये बाहर बहुत ज्यादा स्ट्रेस कंडीशंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपनी सूडोपोडिया को शेड कर देगा, फिर क्या करेगा? अपने आसपास एक मोटी टफ लेयर, टफ का मतलब क्या होता है? हार्ड एंड प्रोटेक्टिंग, सिस्ट बना लेगा। तो इंसिस्टेशन, ठीक है, इंसिस्टेशन। तो ये प्रोटेक्टिव है। अब अंदर क्या हो रहा है? कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, एक्सिस्टेशन हो जाएगा। एक्सिस्टेशन होगा, ये अंदर के जो सेल्स हैं ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और हर एक अमीबा बहुत सारे डॉटर सेल्स को बनाएगा। तो बाइनरी फिजन में हमें एक अमीबा से दो ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, लेकिन मल्टीपल फिजन में हमें एक अमीबा से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस फेनोमेना, तो क्या होता है? अमीबा विड्रॉ सूडोपोडिया, सिक्रीट अ 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग। हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है और 3 लेयर की होती है। जो सिस्ट होती है, जो एनवेलप है वो 3 लेयर का है। इस फेनोमेनन को बोलते हैं इंसिस्टेशन। इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? इंसिस्टेशन, ठीक है। अब देखो, जब फेवरेबल कंडीशंस आई तो मल्टीपल फिजन होगा, प्रोड्यूस माइन्यूट अमीबा और pseudospores and cyst wall burst out. The spores liberated out and give rise to amoebae. This phenomenon is sporulation. Production of spores. Production of spores. ठीक है। Now, members of kingdom fungi and कुछ simple plants such as algae reproduce through special asexual structure called zoospore. मतलब जो फंगस की बॉडी है वो अपने अंदर छोटे छोटे दानानुमा स्पोर्स बनाएगी, ठीक है, स्पोर्स। फंगस की बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर लोकेशन होगी जिसको बोलते हैं स्पोरेंजिया, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। उसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। उसके अंदर क्या बनेंगे स्टूडेंट्स? स्पोर्स बनेंगे। अब स्पोर्स क्या हैं? मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। जैसे ये देखो, मोटाइल का मतलब है मूवमेंट, फ्लैजिला। नॉन मोटाइल का मतलब है कोई एजेंट आएगा और इसको लेके जाएगा। माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर।
और क्या है, जैसे हम लोग हाइड्रा की बात करें तो बड से होगा, पेनिसिलम में कोनिडिया से होगा, जैम्यूल से होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ, ये देखो पेनिसिलम में ये कोनिडिया है, दिस इज फंगल हाइफे। ये क्या है, फंगल हाइफे है। यहां पर ये कोनिडिया है, इस कोनिडिया ये एक स्पोर है, नॉन मोटाइल। जब ये कहीं पर भी सॉइल में डिस्पर्स होगा तो दोबारा एक और पेनिसिलम फंगस बना लेगा। माइक्रोब्स में पढ़ा था ना कि एक ड्रग होती है पेनिसिलम, जो कि फंगस पेनिसिलम नोटेटम से आती है। पेनिसिलिन, सॉरी, पेनिसिलिन एक ड्रग होती है जो कि फंगस पेनिसिलम नोटेटम से आती है। ये यहां पर जूस्पोर्स की बात कर सकते हैं। ये फंगस की बॉडी है, ठीक है, ये स्पोरेंजिया है। गेटिंग माय पॉइंट। ये हाइड्रा है, हाइड्रा में बड से हो रहा है, हाइड्रा। ठीक है, तो ये क्या है, बड बॉडी से बाहर है तो एक्सोजिनस बड। ठीक है, और अगर बॉडी के ये अंदर है तो एंडोजिनस बड। ठीक है, ये माइक्रोपाइल होता है। माइक्रोपाइल एक ओपनिंग होती है, जैसे बॉडी ये स्पंजेस में जैम्यूल से बनेगा। ठीक है, तो बहुत सारी छोटी छोटी बर्ड्स माइटोटिक डिवीजन से बनेंगे और माइक्रोपाइल से बाहर आकर जर्मिनेट होकर एक न्यू स्पंज बना लेंगे। ठीक है, अब देखो, ये तो एनिमल्स की बात थी। जब प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम और लीफ यूज किए जाते हैं बिल्कुल न्यू प्लांट बनाने के लिए। तो उन पार्ट्स को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। ठीक है स्टूडेंट, नाउ अब हम लोग बात करें, obviously since the formation of these two structures does not involve two parents, obviously it is a asexual reproduction। ठीक है, एक मेथड और आता है फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या है, बॉडी अगर ये देखो अगर फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी तो हर एक फ्रेगमेंट क्या करेगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बना देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक सेकेंड, ओके। ये देखो, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म्स, आईज ऑफ पोटैटो। देखो, ये एक एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, नॉट प्रोपगेशन, इट इज प्रोपगेशन। इसमें वेजिटेटिव पार्ट जैसे रूट हो गए, स्टेम हो गया या फिर लीफ हो गया। ठीक है, ये पार्ट आप क्या करो, रूट को प्लांट से डिटैच कर दो, सॉइल में डिग कर दो, फेवरेबल कंडीशंस दे दो, वो न्यू प्लांट बना देगा। सेम विद द रूट एंड लीफ। पर शर्त क्या होनी चाहिए कि वेजिटेटिव पार्ट should bear bud, वेजिटेटिव पार्ट शुड बियर बड, उसमें बड होनी चाहिए, एक जर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे ये आई है, ये बिल्कुल एक आई की शेप का दिख रहा है, आई शेप्ड। पोटैटो के ऊपर अगर कोई बड है, अगर कोई बड है तो वो बड आई शेप्ड दिख रही है। आप इस पार्ट को क्या करो, कट कर दो और सॉइल में डिग कर दो, डिग इन सॉइल, you are able to get a new offspring potato। ठीक है, ये देखो यहां पर ये राइजोम में देखो स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं इसमें। ठीक है, यहां पर देखो आप आईज ऑफ पोटैटो, ये ब्रायोफाइलम वाली लीफ है, यहां पर ये बड है।
बड है। जब जर्मिनेट होगी तो एडवेंटिशियस रूट निकलेंगी। ये देखो एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट मतलब ऐसी रूट जो रूट से ना आकर किसी भी अदर पार्ट से आती हो। ऑफसेट ऑफ वाटर हाइकिनेट, ये नोड है, ये नोड है, ठीक है। दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। आ रही है बात समझ में स्टूडेंट्स? इससे मेरे साथ जुड़े रहो और 1 ईयर या फिर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लोगे तो सबसे बेस्ट है, मेरा कोड यूज कर लेना, ठीक है। तो ये लीव बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम। इसमें क्या है, ये एक वाटर हाइकिनिथ है। जैसे ये एक प्लांट है एक्वेटिक, ठीक है। यहां से क्या है, ये ब्रांच अराइज हुई, ये क्या है, ब्रांच है, ठीक है। इसमें ये नोड है, ये बीच का क्या है, इंटर नोड है। तो नोड वाले पॉइंट पे क्या है, बड है, ठीक है। बड पानी को टच करेगी, उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी। जैसे ये ब्रांच है भाई, ये एक वाटर हाइकिनिथ पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट है। इसमें से क्या हुआ, एक ब्रांच अराइज हुई, ब्रांच में नोड है, इंटर नोड है। तो जो ब्रांच पे दूसरी नोड आएगी वहां से एक और प्लांट बन जाएगा। अब देखो वाटर हाइकेनिथ की जो डिवीजन होती है, पावर ऑफ डिवीजन इतना ज्यादा होता है तो उसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। मतलब अगर ये पानी में आ जाए तो ये इतनी जल्दी रिप्रोड्यूस करेगा, जैसे अगर हम लोग पानी में कोई ऑर्गेनिक मैटर छोड़ दें या कचरा छोड़ दें तो ये इतनी जल्दी डिवाइड करेगा कि पूरे पानी के ऊपर सिर्फ इसी का ही राज हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, जो नीचे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, फिशेस की डेथ हो जाएगी एंड डिस्टर्ब्स फूड चेन। ये बहुत सुंदर लगता है, इसके फ्लावर और शेप ऑफ लीव बहुत सुंदर है, इसलिए इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसका रिप्रोडक्शन का खास ध्यान रखना चाहिए। सिंस इट कैन प्रोपगेट वेजिटेटिवली एट अ फेनोमेनल रेट, तो ये क्या करता है, बहुत ही जल्दी ग्रो कर देता है। अब आप सोचो कि पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, दालिया किस तरह कल्टीवेट होंगे, वो सारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ही होंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कहा कि वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट पे बड है, तो आई तो पोटैटो के लिए है, राइजोम जिंजर के लिए है, ठीक है, ट्यूबर पोटैटो के लिए है। ये एक वेजिटेटिव प्रोपग्यूल है और राइजोम जिंजर के लिए है, ठीक है। When you carefully try to determine the site of origin of new plantulets in the plant, आपको इनवेरिएबली चीजों को मिलेगा। जैसे ये नोड है, ये क्या है, ये मान लो स्टेम है, ये नोड है, ये भी नोड है, ठीक है। अब आप यहां पर बड है, ये बड है, आप इसको काट के क्या करो, सॉइल में डिग कर दो। जैसे आप सॉइल में डिग करोगे न्यू प्लांट मिल जाएगा, ठीक है। सेम एडवेंटिशियस बड है। ब्रायोफाइलम को मैजिकल लीफ कहा जाता है, मैजिकल लीफ, ठीक है। नाउ अब देखो, हम प्लांट के एक एक पार्ट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, तो क्या मैं कमर्शियली यूज कर सकती हूँ प्लांट्स को? बिल्कुल। नाउ इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स जिनके पास प्लांट्स के बेसिस पर छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे एल्गी हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग ब्रायोफाइट्स को ले सकते हैं, फंजाई को ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो फंजाई है, उसमें अनफेवरेबल कंडीशंस आ रही हैं, या प्लांट के पास अनफेवरेबल कंडीशंस आ रही हैं, तो आप अनफेवरेबल आने से पहले ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ फाइंड आउट, आप मुझे एक बात बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंडीशन ज्यादा फेवरेबल की डिमांड रहती है या एसेक्सुअल में? बताओ। Now, asexual reproduction as well as sexual mode of reproduction exhibited by higher plants.
अब जैसे टेरिडोफाइट हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म, उनमें रूट स्टेम और लीफ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेजिटेटिव प्रोपगेट नहीं कर सकते, पर उनके पास फ्लावर है तो वो सेक्सुअली भी कर सकते। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हम लोग अगर हायर इनवर्टिब्रेट्स के बारे में बात करें, ठीक है, या फिर वर्टिब्रेट्स के बारे में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। नाउ अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सेस, छोटा सा चैप्टर है स्टूडेंट्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सेस, ठीक है, सेक्सेस मतलब सेक्सेस, गैमीट्स, ठीक है, अगर कोई मेल बॉडी है, ठीक है, अगर कोई मेल बॉडी है तो उसमें मेल सेक्स ऑर्गन होगा और क्या बनेगा, मेल गैमीट। मेल गैमीट का मतलब क्या होता है, मेल सेक्स सेल। अगर फीमेल बॉडी है तो फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, फीमेल गैमीट। Is it clear? So sexual reproduction involves formation of male and female gametes either by the same individual or different individuals. मतलब जैसे ये एक बॉडी है, ठीक है, इसमें मेल गैमीट भी बन सकता है, मतलब इसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी है, इसमें फीमेल गैमीट भी बन सकता है क्योंकि इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। तो एक बॉडी दोनों गैमीट बना सकती है, ये दो बॉडीज है। मेल बॉडी मेल सेक्स ऑर्गन वाली मेल गैमीट प्रोड्यूसिंग, फीमेल बॉडी फीमेल सेक्स ऑर्गन वाली फीमेल गैमीट प्रोड्यूसिंग, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों की बॉडीज में गैमीट बनेगा, दोनों गैमीट को पास आना पड़ेगा, मतलब जैसे अगर एक ही बॉडी है तो एक बॉडी में तो गैमीट का ट्रांसफर हो गया, ठीक है, यहां पर आपको गैमीट का ट्रांसफर कराना है। तो गैमीट का ट्रांसफर होगा तो गैमीट का फ्यूजन होगा, उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बॉडी कांटेक्ट नहीं कर रही है, सिर्फ गैमीट्स को निकाल के उसने बाहर छोड़ दिए पानी में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल बॉडी को फीमेल बॉडी के कांटेक्ट में आना ही होगा और अपने मेल गैमीट को फीमेल बॉडी में क्या करना पड़ेगा, इंजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। गैमीट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। अब जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल बॉडी है जो कि डेवलप करते 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 एम्ब्रियो बना लेती है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग, जिसके पास थोड़े बहुत पेरेंट्स के भी कैरेक्टर्स हैं और थोड़े खुद के भी हैं, इसलिए वेराइटी, इवोल्यूशन, वेराइटी, इवोल्यूशन एंड वेरिएशन, वैरायटी, इवोल्यूशन एंड वेरिएशन सेक्सुअल में देखा गया है। आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिज्म है, क्यों, क्योंकि दो ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट गैमीट्स क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं, ठीक है। लेट अस फर्स्ट डिस्कस, नाउ ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन एज ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। इस एज को बोलते हैं प्यूबर्टी स्टेज। अगर मेल में प्यूबर्टी स्टेज है मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तैयार हैं, स्ट्रक्चर तो बन चुके हैं लेकिन वो काम करने के लिए भी तैयार है। सेम फीमेल की बात करूं, ठीक है, इस पीरियड को जुवेनाइल फेज कहते हैं, कि बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बन रहे थे वो एकदम काम करने के लिए है, तैयार है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के काम करने का मतलब क्या है, गैमीट प्रोडक्शन, ठीक है।
गैमीट प्रोडक्शन। इज इट क्लियर? इस फेज को प्लांट में वेजिटेटिव फेज कहते हैं कि रूट तैयार है, स्टेम तैयार है, लीफ तैयार है, उसकी बड तैयार है। नाउ यू कैन डू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है। The end of juvenile vegetative phase, which marks the beginning of the reproductive phase, can be seen easily in the higher plant when they come to flower. ठीक है। जुवेनाइल फेज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तैयार हो रहे हैं, गेटिंग रेडी। ठीक है। जुवेनाइल फेज आने का मतलब है कि जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बन रहे थे अब वो काम करने के लिए तैयार है, अब वो गैमीट बनाएंगे, वो रिप्रोड्यूस करेंगे। और अगर मैं प्लांट्स के बारे में बात करूं तो जो वेजिटेटिव फेज है, वो क्या कर रहा है, अब तैयार है बड की फॉर्म में, आप रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैरीगोल्ड का प्लांट है, उसमें फ्लावर आ गया, राइस का प्लांट है, व्हीट का प्लांट है, कोकोनट का है, मैंगो है। फ्लावर आने का मतलब है कि द प्लांट इज रेडी, द ट्री इज रेडी टू रिप्रोड्यूस, उसका रिप्रोडक्टिव फेज आ चुका है। वेजिटेटिव फेज का क्या मतलब है कि उस टाइम पे रूट का डेवलपमेंट है, स्टेम का डेवलपमेंट है और लीफ का डेवलपमेंट, और धीरे धीरे बड आ रही है। जैसे फ्लावर आ गया मतलब रूट भी तैयार है बड की फॉर्म में, स्टेम भी तैयार है बड की फॉर्म में, लीफ भी तैयार है, और फ्लावर तो खुद एक मॉडिफाइड शूट होता है। ठीक है। ऑब्जर्व फ्यू ट्रीज इन योर एरिया। एक साल बाद आप उन्हें देखना फ्लावर आ जाएंगे। मतलब जब आपने सीड को बोया तो ग्रोथ हुई, फिर जुवेनाइल फेज चल रहा है, प्लांट में वेजिटेटिव फेज बोल रहे, रूट स्टेम एंड लीफ आया, लेकिन जब फ्लावर आ गया तो रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज के बाद क्या आएगा, रिप्रोडक्टिव। और प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब क्या है, अपीयरेंस ऑफ फ्लावर। ठीक है। कभी कभार प्लांट में जो फ्लावर्स आते हैं वो पूरे 12 महीने नहीं रहते हैं, वो सीजन के अकॉर्डिंग होते हैं। सीजनल फ्लावर की सिर्फ गर्मी में आते हैं, बरसात में आते हैं या सर्दी में आते हैं। प्लांट्स दैट इज एनुअल एंड बाइनियल टाइप शो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनीसेंट। सेनीसेंट मतलब डिग्रेडेशन, ओल्ड एज की तरफ जाना। ठीक है। बट इन पेरिनियल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दीज फेजेस। ठीक है। जुवेनाइल का मतलब क्या है, वेजिटेटिव का मतलब क्या है कि अभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तैयार हो रहे हैं, पूरी तरीके से नहीं हुए हैं, नहीं हो सकता रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव में रिप्रोडक्शन हो जाएगा, और रिप्रोडक्शन होने के बाद धीरे धीरे चीजें डिग्रेड हो रही हैं, ओल्ड एज में जा रहे हैं, फाइनली डेथ। ठीक है। तो ये फेसेस हैं लाइफ के। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे a few plant exhibit unusual flowering phenomenon, some of them such as bamboos which flower only once in a lifetime. ठीक है। generally after 50 to 100 years produce large number of fruits and dies. जैसे बैम्बू का प्लांट है, उसे 50 साल में एक बार फ्लावर दिया, रिप्रोडक्शन होता गया, बहुत सारे फ्रूट्स बने और फाइनली प्लांट डेड हो गया। Another plant, Strobilanthes कुंथानिया, फ्लावर वंस इन 12 ईयर, 12 साल में, जिसको नीला कुरंजी का प्लांट कहते हैं, पूरे 12 साल में एक ही बार फ्लावर आएंगे, और जब तक फ्लावर नहीं आएगा उसके अंदर फ्रूट भी नहीं बनेगा। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं है, सीड तो बन रहा है पर फ्रूट नहीं बन रहा है। ठीक है। इट्स मार्च फ्लावरिंग। अच्छा हाँ, ये देखो, as many of you would know, the plant flowered during September-October 2006. It marks flowering transport large tract of hilly areas in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu into view station and attracted a large number of tourists. Getting my point? जैसे ये जो प्लांट है, ये इस महीने में, सपोज करो इसने पूरे 12 साल में 2006 में फ्लावर दिए, उसके बाद इतने सुंदर फ्लावर आते हैं कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इन एनिमल जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। एनिमल्स में क्या है, जुवेनाइल फेज है, जैसे मैं आपको बार बार बोल रही हूं, एनिमल में क्या है,
एनिमल में क्या है स्टूडेंट्स, जुवेनाइल फेज है। इस समय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बन रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। प्लांट में वेजिटेटिव है, ठीक है। उसके बाद दोनों में क्या आएगा, रिप्रोडक्टिव। दोनों में क्या आएगा, रिप्रोडक्टिव, ठीक है। अब क्या है, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बने हैं वो तैयार है काम करेंगे रिप्रोडक्शन के लिए। एंड फाइनली सेनीसेंट स्टेज, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑलवेज वेरिएबल। किसी का रिप्रोडक्टिव फेज मतलब इतना टाइम तक रिप्रोडक्शन चलता ही जा रहा है, इतने साल तक। इस ऑर्गेनिज्म का अलग है, इस ऑर्गेनिज्म का अलग है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बीइंग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ऑर्गेनिज्म की बॉडी जुवेनाइल फेज में है और अब वो रिप्रोडक्टिव फेज में आ गई, तो क्या कोई चेंजेस नजर नहीं आए? आपको कैसे पता चलेगा कि प्लांट्स वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में आ गए? फ्लावर की वजह से। एनिमल्स में कैसे देखोगे कि ये तो जुवेनाइल फेज में था, अब ये रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया है? कैसे पता चलेगा रिप्रोडक्टिव फेज में है? कोई ना कोई मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए होंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसमें क्या है, देखो, यू विल नोटिस दैट बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली। बर्ड्स का एक सीजन होता है अंडे देने का, रिप्रोडक्शन करने का। हर बर्ड पूरे साल भर लेग को ए नहीं करती है, ठीक है। नाउ बर्ड्स इन कैप्टिविटी, जिनको पोल्ट्री में रखते हैं, जिनको डोमेस्टिकेट करते हैं हम खुद ह्यूमंस, वो साल भर अंडे दे सकती है, ठीक है। तो उनका जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। In this case, laying eggs is not related to reproduction. It is exploitation by the human welfare. Now, the females of placental mammals, जिनमें प्लेसेंटा होता है, उनमें एक हर महीने की साइकिल चलती है, that is controlled by hormones, known as reproductive phase, menstrual cycle. देखो, हम लोग जब ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हम बोलते हैं ना कि मेल्स और फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव फेज आ गया है, प्यूबर्टी को ऑनसेट हो गया है। मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तैयार हैं, वो मेल गैमीट बना रहे हैं। फीमेल के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तैयार है, वो फीमेल गैमीट बना रहे हैं। मेल्स और फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी आएंगे, ठीक है। बॉयज में बियर्ड आना, मुस्टाच आना, उनका जो स्टेचर है शोल्डर्स का वो ब्रॉड हो जाना। फीमेल्स का एक अलग फिगर होता है, ठीक है, उनके इतने हेयर्स नहीं आते हैं, उनका बॉडी फिगर अलग होता है। तो उस चेंजेस से भी समझ में आता है बॉडी में कि रिप्रोडक्टिव फेज का ऑनसेट हो गया है। जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बने थे वो अब गैमीट बनाकर फर्टिलाइजेशन करने को तैयार है। और फीमेल्स में कब पता चलेगा कि द फीमेल इज नाउ रिप्रोडक्टिवली एक्टिव? ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर महीने की एक साइकिल आएगी, ठीक है, विच इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन। उससे पता चल जाएगा कि अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑनसेट हो, सपोज करो 12 साल में हो गया, दैट मीन्स द गर्ल इज नाउ रिप्रोडक्टिवली एक्टिव एंड शी कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है। सच साइक्लिक चेंजेस in primates like monkeys, apes, humans is called menstrual cycle. It is a natural cycle, ठीक है। कुछ कुछ मैमल्स में ये साइकिल्स कुछ कुछ सीजन्स में चलती है, ठीक है। तो जब उन ऑर्गेनिज्म की फीमेल्स में ये साइकिल आएगी तो उसी समय वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होंगी और उनको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर, कि भाई ये टाइम है, इस पे साइकिल चालू है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है, तो अभी ही ब्रीडिंग कर सकते हैं, तो सीजनल ब्रीडर्स हैं। जबकि जो मैमल्स हो गए हायर, जैसे हम लोग, हम ह्यूमन बींग्स है, उसमें फीमेल्स में अगर सपोज करो एक पर्टिकुलर एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑनसेट होगा तो वो एक बहुत लंबे टाइम पीरियड तक चलेगा। सपोज करो 12 इयर्स में ऑनसेट हुआ तो वो 52 इयर्स में ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, खत्म। या आप 45 ले सकते हैं, 49 ले सकते हैं।
तो जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा फीमेल रिप्रोड्यूस करती रही है, तो वो क्या है, कंटिन्यूअस ब्रीडर। अब एक कंसिडरेबल अमाउंट मिला है उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। दैट वी ऑल ग्रो, वी लिव इनफ एंड देन वी बिकम ओल्ड। सेनेसेंस मतलब डिग्रेडेशन। अब धीरे 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 फिजियोलॉजिकल डिग्रेडेशन होगा, मॉर्फोलॉजिकल डिग्रेडेशन होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी, द ऑर्गेनिजम्स आर नॉट बिकम नो लॉन्गर टू बिकम रिप्रोड्यूस, ठीक है। मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्लो होता जाएगा, ओल्ड एज आ रही है विच फाइनली लीड्स टू डेथ। दिस इज द नेचुरल डेथ कि आपने सब कुछ देखा, सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को एंजॉय किया एंड फाइनली डेथ हो गई, अचानक डेथ हो जाए, कोई भी मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हुआ, रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, अभी आगे ऑफस्प्रिंग्स नहीं बने, ठीक है, इट इज ऑल अप टू अस। लेकिन अगर अचानक डेथ हो रही है तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ नेचुरल डेथ, ठीक है। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन दीज थ्री फेसेस। चाहे आप जुवेनाइल फेस ले लो, ठीक है, जुवेनाइल फेस ले लो, रिप्रोडक्टिव फेस ले लो एंड ओल्ड एज ले लो, इन तीनों में आपको हॉर्मोन्स के चेंजेस नजर आएंगे। इंटरेक्शन बिटवीन हॉर्मोन्स and certain environmental factors regulate the reproductive processes and associated behavioral expressions. Now, events in sexual reproduction, कैसे होंगे events in sexual reproduction? उनका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, प्रॉपर इवेंट्स हैं, ठीक है, और पूरे के पूरे सीक्वेंस में चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए सेक्सुअल ऑर्गन्स का होना जरूरी है और उन सेक्सुअल ऑर्गन्स का गैमीट प्रोडक्शन करना जरूरी है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ जाइगोट, और जाइगोट डेवलप करके माइटोटिक डिवीजन करके, ठीक है, एम्ब्रियो बनेगा, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। तो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब गैमीट का फ्यूजन नहीं हुआ है, मतलब बन रहे होंगे, फर्टिलाइजेशन हो गया है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट एंड इट्स कन्वर्जन इनटू एम्ब्रियो। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यहां पर हम लोग फ्यूजन ऑफ गैमीट से जो भी पहले होता है उसे देखते हैं, मतलब यहां पर गैमीट का प्रोडक्शन जरूरी है, गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। देखो गैमीटोजेनेसिस में क्या है, जैसे ये मेल की बॉडी है तो इसके पास क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं लेकिन उनमें से एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है, जो कि मियोसिस करके गैमीट बनाता है, मेल सेम विद दी फीमेल, ठीक है। तो गैमीट्स आर हैप्लॉइड सेल्स, इनकी प्लॉइडी एन होती है, हाफ दी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, 23 नंबर, 23 होते हैं बस। 46 का मतलब क्या होता है, 23 पेयर, मैं यहां सिर्फ 23 बोलूं, हाफ दी सेट ऑफ क्रोमोसोम, जो 46 है उसमें से एक सेट होगा 23 का, ठीक है। इन सम एल्गी टू गैमीट्स आर सो सिमिलर, जैसे दो गैमीट बने बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, अगर उनके फ्यूजन को देखें तो हम कहेंगे आइसोगेमी, ठीक है। ये देखो टाइप ऑफ गैमीट आइडेंटिकल, ठीक है। ये क्लैडोफोरा का है एल्गी, ये हेटेरोगैमीट ऑफ फ्यूकस, हेटेरोगैमीट ऑफ सोमोसेपियंस, ये फीमेल गैमीट है, ओवा जो कि लार्ज साइज्ड, ठीक है, और स्टेशनरी है, ये स्पर्म है, ये मोटाइल है, ठीक है, ये स्टेशनरी है, गेटिंग माय पॉइंट।
दे आर सिंस कॉल्ड होमोगैमीट। दोनों गैमीट बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और जेनेटिकली सेम है, ठीक है, तो कहेंगे होमोगैमीट, और नहीं होंगे तो हेटेरोगैमीट, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मेल गैमीट का बनना, मेल गैमीट का बनना मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल गैमीट ओवा का बनना oogenesis, एंथ्रोजोइड स्पर्म एग या फिर ओव, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है। ओके, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म मतलब प्रेजेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन, तो बॉडी में एक बार में कितने सेक्स ऑर्गन्स पे उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। प्लांट्स में हैव बोथ फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन द सेम प्लांट, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। तो अगर मेल भी है फीमेल भी है तो बाइसेक्सुअल, ठीक है। मेल है यूनिसेक्सुअल मेल, ठीक है, यूनिसेक्सुअल फीमेल, ठीक है। इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट सच एज होमोथैलिक एंड मोनोशियस यूज टू डिनोट बाइसेक्सुअल कंडीशन, ठीक है। जैसे हम लोग बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं, ठीक है, होमोथैलिक भी कह सकते हैं एंड मोनोशियस। ये सिनोनिम्स हैं, एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे अलग अलग यूज कर रहे हैं। यूनिसेक्सुअल, हेटेरोथैलिक, बाइसेक्सुअल का मतलब ही यही है दोनों सेक्सेस एक में है, यूनिसेक्सुअल का मतलब एक बार में एक ही सेक्स है। फ्लावरिंग प्लांट में यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर मतलब सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल गैमीट बनेगा। मेल सेक्स ऑर्गन मतलब स्टेमन, तो उस फ्लावर को बोलेंगे स्टेमिनेट। फीमेल सेक्स ऑर्गन पिस्टिल, तो उस फ्लावर को बोलेंगे पिस्टिलेट। In some flowering plants, both male and female flower present on the same individual or on separate individuals। कहने का क्या मतलब है, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर, ठीक है, ये फीमेल, मेल फीमेल, ठीक है, स्टेमिनेट पिस्टिलेट, ओके। सम एग्जाम्पल ऑफ मोनोशियस प्लांट्स आर, देखो कुकुरबिट्स एंड कोकोनट, दो सीसी हैं, ठीक है। डायोशियस, देखो मोनोशियस के क्या है, दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। मोनोशियस में ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एक प्लांट है उस पे एक फ्लावर लगा रहा है, उस एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं, या कह सकते हैं कि एक प्लांट है उसमें दो फ्लावर लगे हुए हैं, एक फ्लावर स्टेमिनेट है एक फ्लावर पिस्टिलेट है। और डायोशियस कंडीशन तो बिल्कुल ही सेपरेट है कि एक प्लांट है उसमें एक फ्लावर है, इट इज प्योरली स्टेमिनेट। दूसरा प्लांट है, दूसरा फ्लावर है, उसका पर्टिकुलर फ्लावर पिस्टिलेट, ठीक है। तो डायोशियस के एग्जांपल क्या है, पपाया एंड डेट पाम। अर्थवॉर्म, स्पंज, टेपवॉर्म, लीच। अब हम लोग एनिमल्स पे आ गए, अर्थवॉर्म, स्पंज, टेपवॉर्म, ये क्या, इनवर्टिब्रेट्स, बाइसेक्सुअल। बॉडी के अंदर मेल गैमीट भी बन रहा है फीमेल गैमीट भी बन रहा है, मतलब हर्माफ्रोडाइट। कॉकरोच इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीशीज, sexual dimorphism. We are also unisexual. We can differentiate male and female population. Morphism. ठीक है,
अब गैमीट्स आर हैप्लॉइड through the parent plant body. देखो gametes are haploid though the parent plant body from which they arise is haploid and can be diploid. अगर 2n है plant body और n बना रही है तो meiotic division, और अगर n है plant body और n gamete बनाएगी तो mitotic. ठीक है, इसको इसलिए रिडक्शनल डिविजन कहते हैं और इसको इक्वेशनल. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू मोनेरा, मतलब होल सोल मेंबल बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट. इनकी बॉडी क्या होती है? हैप्लॉइड होती है. इनकी बॉडी किससे स्टार्ट होती है? हैप्लॉइड, एंड इट इज जनरली अ गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी. बट इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड और ज्यादा, तो जो पेरेंट प्लांट बॉडी होती है वो होती है डिप्लॉइड. मतलब यहाँ प्लांट बॉडी स्टार्ट ही एन से होगी, और अगर एन गैमीट बनाएगी तो कॉमन सेंस की बात है माइटोसिस से होगा. यहाँ पेरेंट बॉडी 2n है, गैमीट बनाएगी, ऑब्वियसली बात है मियोटिक से होगा. तो हेयर माइटोटिक, हेयर मियोटिक. ठीक है, यहां देखो ये क्या है? ये अर्थ वॉर्म से रिलेटेड पता है, ये क्लाइटेला. ये मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, तो बाइसेक्सुअल. ठीक है, यहां पर देखो ये ब्रायोफाइट. ठीक है, ये एन है, एन है. यहां पर ये क्या कहलाएगा आप बताओ? ये भी बाइसेक्सुअल. एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है, ऊगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है, दोनों ही एक प्लांट की बॉडी पर है. ठीक है, वी आर एक्चुअली गेटिंग इट एज अ स्पोरोफिल. ठीक है, अब देखो ये एक फ्लावर है, ये कार्पल, स्टिग्मा, स्टाइल. आ रही है बात समझ में स्टूडेंट्स? ओवरी. ठीक है, और ये एंथर, बाइलोब स्ट्रक्चर एंड लॉन्ग इलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंट. ठीक है, तो बाइसेक्सुअल अर्थवॉर्म, यूनिसेक्सुअल कॉकरोच, मोनोशियस प्लांट कारा, डायोशियस प्लांट मार्केंशिया एंड बाइसेक्सुअल स्वीट पोटैटो. अब देखो यहां पर क्रोमोसोम नंबर का क्यों खेल है? क्योंकि माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन बताए. ह्यूमन बीइंग्स में ओवरऑल अगर हम लोग सोमैटिक सेल की बात करें, मतलब अगर हम अपनी पूरी बॉडी को कंसिडर करें तो हर सेल में 46 क्रोमोसोम है, मतलब 23 पेयर क्रोमोसोम है. लेकिन गैमीट में जो गैमेटिक सेल्स हैं उसमें 23 है. ठीक है, हाउस फ्लाई 12, गैमीट नंबर है ही नहीं बिल्कुल. देखो यहां पर क्या है, आपको ब्लैंक स्पेस दे रखी है. अब आपको ये ब्लैंक स्पेस भरनी है, अब आप इसको भरोगे. ठीक है, डॉग है, या आप कह सकते हो कि देखो अगर आप खुद हाफ करो इसका, कैसे हाफ करोगे? आपको अगर गैमीट करने तो हाफ कर दो ना. 46 का हाफ कितना होता है? 23. तो 12 का हाफ कितना होगा? 6. ठीक है, 21 का डबल कितना होगा बताओ? ये आप कह सकते हो 7. ये आप 8 का देख लो, 8 को हाफ कर लो 4. ठीक है, इंटू 2 कर लो
24, ठीक है, 10, इस तरीके से भर सकते हो। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मियोसाइट गैमीट मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस। मतलब जैसे ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। अब इस सेक्स ऑर्गन में क्या होते हैं, मियोसाइट होते हैं। मियोसाइट मतलब जो मियोसिस करते हैं, जो गैमीट को बनाते हैं, तो आप उन्हें गैमेटिक मदर सेल्स भी बोल सकते हो। वो मियोसिस करेंगे और गैमीट को बनाएंगे, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट। मतलब मेल के पास भी 23 क्रोमोसोम है और फीमेल के पास भी 23 क्रोमोसोम्स। गैमीट का ट्रांसफर कैसे होगा, गैमीट तो बन गए मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, ठीक है। मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन। नाउ हाउ हैव यू वंडर्ड हाउ द गैमीट्स मीट इन अ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म? मेल गैमीट मोटाइल होता है, फीमेल गैमीट स्टेशनरी होता है। किन्हीं किन्हीं ऑर्गेनिजम्स में जैसे एल्गी और फंजाई है, दोनों गैमीट मोटाइल होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? देयर इज अ नीड फॉर अ मीडियम थ्रू विच मेल एंड फीमेल गैमीट मिल जाते हैं, ठीक है। मीडियम में जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, उसमें वाटर एक मीडियम है, ठीक है। जैसे मेल गैमीट को छोड़ा, वो स्विम करके फीमेल गैमीट के पास चला गया। So water is the medium which should be there to allow the fusion. अब पानी है, पानी गैमीट को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, तो मेल गैमीट को बहुत सारा आना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये प्रोसीजर बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, वेस्टेज ऑफ मेल गैमीट है, ठीक है, नॉट इफेक्टिव। In seed plant, the pollen grains are the carriers of male gamete and ovules have the egg. तो यहां पर आप पॉलिनेशन का प्रोसीजर यूज करो। यहां पर आप क्या कर रहे हो, पॉलिनेशन का प्रोसीजर कर रहे हो। इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट, बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, एक फ्लावर है, उसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, तो उसमें आपको एज सच पॉलिनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंथर एंड स्टिग्मा क्लोज टू ईच अदर, पोलन ग्रेन शेड हो जाएगा और कार्पल के स्टिग्मा पे चला जाएगा, ठीक है। बट इन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट इंक्लूडिंग डायोशियस प्लांट मीन स्टेमिनेट पिस्टिलेट, आपको पोलन पॉलिनेशन करवाना पड़ेगा। तो पॉलिनेशन क्या होता है, हाइड्रोफिलस, एनिमोफिलस, हाइड्रो मतलब वाटर के थ्रू, एनिमो मतलब एयर के थ्रू, एंड एंटोमोफिलस इंसेक्ट्स बर्ड के थ्रू। गेटिंग माय पॉइंट? In dioecious animals, since male and female gamete are formed in different individuals, इनके पास भी एक मैकेनिज्म होता है गैमीट ट्रांसफर का, और इनमें जब गैमीट ट्रांसफर होता है और फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको सिनगेमी कहते हैं, ठीक है। ये देखो यहां पर ये फ्यूजन ऑफ गैमीट है, आइसोगेमी। एल्गी में बात कर रहे हैं, थैलोफाइट में जाइगोट बना और डायरेक्ट ही न्यू इंडिविजुअल बन गया, कोई एम्ब्रियो नहीं बना, मतलब कॉम्प्लिकेशन कम है। फर्टिलाइजेशन, द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। जैसे ये स्पर्म है, ओवा, तो ये क्या कर रहे हैं, सिंगल सेल्ड जाइगोट। अब स्पर्म और ओवा की प्लॉइडी क्या है, एन और एन, तो जाइगोट क्या बनेगा, 2n बनेगा। अब ये जाइगोट क्या है, सिंगल सेल्ड है, ये डिवाइड करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा एंड फाइनली क्या बना लेगा, एम्ब्रियो। सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन को आप सिनोनिम बोल सकते हो, ठीक है। नाउ
However, it has been mentioned there in some organisms like rotifer, honeybees and even some birds and lizard. The female gamete in case में the female gamete undergo development to form a new organism without fertilization. Female का ओवा है, डेवलप करा और न्यू ऑर्गेनिज्म बना दिया, उसको किसी भी मेल गैमिट की जरूरत ही नहीं है, उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है। सिनगेमी क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। अगर बाहर हुई मतलब कोई मीडियम की जरूरत है, यहां पर जैसे एल्गी हो गया, फिशेस हो गई, मतलब हायर ऑर्गेनिजम्स में भी अलग अलग तरीके से देखा जाता है, एम्फीबियंस, इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। वाटर इज द मीडियम। Organism exhibiting external fertilization show great synchrony between the sexes and release large number of gamete. क्योंकि पानी में आपने गैमीट को छोड़ा है, ठीक है, ये पानी में गैमीट को छोड़ा है। अब पानी के फ्लो से वो डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, तो आपको क्या है, बहुत सारे मेल की बॉडी को भी बहुत सारे मेल गैमीट छोड़ने पड़ेंगे और फीमेल की बॉडी को भी बहुत सारे फीमेल गैमीट छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है। नाउ अब बहुत सारे मेल गैमीट बहुत सारे फीमेल गैमीट के साथ बन रहे हैं, तो ऑफस्प्रिंग का नंबर भी क्या है, बढ़ता जा रहा है। बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, मदर फादर उनका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, प्रीडेटर से किल हो रहे हैं, तो ये एक तरीके का वल्नरेबल और सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि जो बने वो तो डिस्ट्रॉय भी हो गए। In many terrestrial organisms like fungi, higher animals like reptile, birds, mammals, and in majority of plant, syngamy occurs inside the body of female, that is internal fertilization. Highly protective and conservative method. Getting my point? Now all these organisms egg को क्या करेगा, स्पर्म फर्टिलाइजेशन करेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट मदर की बॉडी में डेवलप हो रहा है, मदर की बॉडी में डेवलप होगा, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है। ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, द मेल गैमेट इज मोटाइल, रीच द एग विच इज स्टेशनरी इन ऑर्डर टू फ्यूज विथ इट। इस केस में भी बहुत सारे स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत सारे स्पर्म फीमेल के पास जा रहे हैं, बट ओनली वन स्पर्म इज एबल टू फ्यूज द एग। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या है, जाइगोट का एम्ब्रियो में डेवलपमेंट। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। नाउ एन ऑर्गेनिज्म विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जाइगोट भी क्या है, एक्सटर्नली बनेगा। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट इंटरनली ही बनेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो प्रॉपर फेवरेबल कंडीशंस लेके प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में वो अपने आप को बोलते हैं ना कि प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई, जाइगोट क्या है, सीड है, तो सीड ने क्या है, कोट कर रखा है, रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन, जिससे कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस चली जाएंगी तो सीड क्या होगा, अपनी डोरमेंसी को तोड़कर जर्मिनेट कर लेगा। इन ऑर्गेनिज्म विथ हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मैक्सिमम जो लाइफ साइकिल में बॉडी है वो एन में रह रही है, जाइगोट डिवाइड मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स, और स्पोर से ही हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स बन जाएंगे। मतलब ये जाइगोट है, ये 2n है, इसमें क्या है, स्पोर्स बने, n है, बॉडी बन गई, n है। तो 2n से n के जाने वक्त मियोसिस हुआ, n से n जाने वक्त माइटोसिस हुआ। माइटोसिस। ठीक है, तो जाइगोट एक बहुत बड़ा कनेक्टिंग लिंक है। अगर जाइगोट नहीं होगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, जेनेटिक कंटेंट ट्रांसफर नहीं होगा, जनरेशन टू जनरेशन में हेरिडिटी पास ऑन नहीं होगी। जाइगोट सिंगल सेल होता है। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट 2n है, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन करेगा, एम्ब्रियो भी क्या बनेगा, 2n, और होल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब इस जाइगोट में डिवीजन भी होगा,
जर्म लेयर्स भी बनेगी और डिफरेंशिएशन, मतलब इस जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली तैयार होकर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एनिमल्स, अब देखो एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस मतलब एग लेइंग, अंडा दे दिया है, अंडे के अंदर ऑफस्प्रिंग बैठा हुआ है। विविपेरस मतलब डायरेक्टली आपने ऑफस्प्रिंग को निकाल दिया है। इज इट क्लियर? Now in oviparous animals like reptiles and birds, the fertilized egg covered by hard calcareous sheet, बाहर के अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्शन होगी, वो वेट करेंगे कि कब अच्छा आए और एग का शेल ब्रेक हो जाए। ओविपेरस में डायरेक्टली जाइगोट एम्ब्रियो बना और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये because of proper embryonic care and protection, the chances of survival of young ones is greater in oviparous organism. फ्लावरिंग प्लांट में जो जाइगोट है, जो सीड है, वो ओव्यूल के अंदर बन रहा है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या होता है, सेपल, पैटर्न, स्टेमन और फ्लावर क्या हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, और सिर्फ सीड डेवलपमेंट बचा रहता है। The pistil, however, remains attached to the plant. The zygote develops into the embryo and ovule develop into the seed. Getting my point? आ रही है बात समझ में? The ovary develops into fruit which develops a thick wall called pericarp. फ्रूट के ऊपर आपको एक हमेशा लेयर दिखेगी, ऐसी जूसी सी, पेरिकार्प। आप फ्रूट को थोड़े दिन तक रख दो, उसका मिडल लैमेला या पेरिकार्प क्या होगी, गलने लग जाएगी। सीड जर्मिनेट होगा, दोबारा न्यू प्लांट बना लेगा। ठीक है, अब देखो ये रहा फ्यू काइंड्स ऑफ फ्रूट शोइंग सीड। ठीक है, नाउ सीड इज इनक्लोज्ड इन फ्रूट। ठीक है, तो ये तो क्या है, सीड है और ये पेरिकार्प, ये फ्रूट है और फ्रूट के आसपास पेरिकार्प है। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? तो फाइनली हमारा ये एनसीईआरटी मगध सीरीज का ये चैप्टर जो कि मैंने 1 गो में करा दिया, कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक मैं खत्म करती हूं। अब एक 11th, एक 12th, एक 11th और एक 12th। तो नेक्स्ट में जो 11th का टॉपिक उठा रही हूँ वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। ह्यूमन फिजियोलॉजी हम लोग स्टार्ट कर लेंगे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन टिल नर्वस सिस्टम तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको मुझसे पढ़ना है, आप मुझे पसंद करते हैं, आपको मेरे साथ आगे जाना है, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए। उसमें नीट यूजी का 1 ईयर या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है स्टूडेंट्स। मैं अनअकैडमी पर रोज आती हूँ, पढ़ाती हूँ, उसके चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी पर। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, अनअकैडमी के साथ जुड़ जाइए। आपको 1 ईयर या 2 ईयर सब्सक्रिप्शन लेना है, बेस्ट है। मेरा कोड यूज करिए, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब एनसीईआरटी मगध सीरीज में अगले सेशन के साथ एक न्यू चैप्टर के साथ मिलूंगी स्टूडेंट्स। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।